नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले अपना प्रचार प्रसार करना बंद करें प्रधानमंत्री, देश की बेटियों पर चलवा रहा है लाठियां। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, बोले ये है देश का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। मोदी का ढोंग पर कांग्रेस ने जमकर लिए मजे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 10 नंबरी पार्टी 10 नंबर से जीतती है बेईमानी कर कर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई ममता बनर्जी, बोले एक ये फोटो है, दो फोटो दिखाकर ममता बनर्जी ने संसद के जो अभी हाल ही का संसद बना और इससे पहले जब आजादी के बाद बना था उन दो फोटो को ट्वीट कर मोदी सरकार पर तंज कसा है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं बल्कि तानाशाही पर विश्वास करती है। इसके बारे में भी बताएंगे क्यों अरविंद केजरीवाल ने इस चीज को दोहराया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें विपक्षी एकता पर बन गई बात। 12 जुलाई को पटना में होगी जो है विपक्षी एकता की बैठक। बताएंगे आखिरकार इसमें कौन कौन जो है यहाँ पर हिस्सा लेने वाला है और किन पार्टियों को नीतीश कुमार ने न्योता दिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के दोनों के बीच का जो झगड़ा है कांग्रेस ने उसको सुलह करवाया। बताएंगे आखिरकार अब आगे की जो रणनीति है राजस्थान में क्या अपनाएंगे लोग। वहीं पर राहुल गांधी के दावे से बौखलाई बीजेपी, राहुल गांधी बोले कर्नाटक वाला रिकॉर्ड एमपी में भी तोड़ेंगे, लगभग 150 सीटें जीतकर बीजेपी को देंगे मात। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस की एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी ने बीजेपी पर साधा, बोले महिलाओं पर लाठियां चलाने पर गृह मंत्री अमित शाह देंगे जवाब या नहीं, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे किसान नेता राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, बोले अगर नहीं किया ब्रिजभूषण को अंदर तो फिर आंदोलन होगा। बताएंगे आखिरकार राकेश टिकैत क्यों भड़क गए। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले देश की बेटियों पर लाठियां चला रहा है और कर रहा है प्रचार प्रसार। आपको बता दें ओवैसी ने पहलवानों के ऊपर लाठियां चलाने के ऊपर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि प्रधानमंत्री देश को बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझसे पहले देश का कोई विकास नहीं हुआ, बस मैं ही हूं जो विकास करने का काम कर रहा हूं। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ मोदी ही फैसले लेते हैं, ना उनके अध्यक्ष ना कोई और, बस गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही चलती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से पहलवानों पर लाठियां चलाई गई, खास करके महिला पहलवानों पर, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ओवैसी ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी इस बात का जवाब देंगे कि दिल्ली पुलिस को किसने यह अधिकार दिया कि वो महिलाओं के ऊपर लाठियां चला दे। आपको बता दें विनेश फोगाट और उनकी सिस्टर जो थी दोनों उनके साथ, उन लोगों को पुलिस ने बड़ी बर्बरता के साथ आंदोलन खत्म कराने के टाइम पर मारा पीटा और उनको अंदर कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, बात यह थी कि यह आंदोलन काफी लंबे समय से चल रहा था। जो खिलाड़ी थे वो नए संसद की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो है यहाँ पर पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की और कई लोगों को जो है यहाँ पर डिटेन कर लिया। डिटेन करने के बाद उनसे कई सवाल पूछे गए। हालांकि जब मामला तुल पकड़ने लगा और राकेश टिकैत ने एक तरीके से टोल प्लाजा को जाम कर दिया और ये कह दिया कि जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक जो है यहाँ पर यह आंदोलन खत्म नहीं करेंगे हम। आपको बता दें हालांकि उसके बाद पहलवानों को छोड़ दिया गया था। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आपको लोकतंत्र में सबको अधिकार है। हमने देखा कि वो लोग आराम से प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे थे पीसफुली। अगर कोई पीसफुली प्रोटेस्ट करता है तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। लोकतंत्र ये कहता है कि आप पीसफुली शांति से कोई भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। सवाल ये उठता है कि आपने वहां पर इतनी बैरिकेडिंग क्यों लगाई थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले इतिहास को बदलना चाहती है बीजेपी। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने नए संसद पर फिर से बीजेपी को घेर लिया। नीतीश कुमार का कहना है कि जो हमने पहले कहा था आज भी वही इरादा है कि फिलहाल नया संसद बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। और दोस्तों अगर इसको बनाया ही था तो फिर आपको बता दे हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे इसका उद्घाटन कराना चाहिए था। लेकिन द्रौपदी मुर्मू को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे। लेकिन आपने देखा कि इतने सालों में कैसे प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी थी वो घट के नीचे आती चली गई। जाहिर सी बात है इस देश के मेन मुद्दों से आप लोगों को भटका रहा हो, आप नया संसद बना रहा हो, कभी आप मंदिर बना रहा हो, इससे क्या फायदा होने वाला है लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। नए संसद से ना रोजगार मिलेगा, ना ही दोस्तों आप समझिए गरीब की मुश्किलें दूर होंगी, ना किसानों की एमएसपी मिलने वाली है, ना युवाओं के सपने पूरे होने वाले हैं। सवाल वही है दोस्तों कि जो विपक्ष बोल रहा है उस बात में 100% दम है। नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि वो नए संसद के साथ साथ देश का इतिहास भी बदल देंगे। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ये ताना मोदी और शाह को मारते हैं, क्योंकि सब जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह 10 बार कह चुके हैं कि इस देश का जो इतिहास है उसमें कई चीजें जो है यहाँ पर मिसिंग है। अब आप समझ लीजिए, जब देश का गृह मंत्री ये कहे कि देश के इतिहास में बहुत सी चीजें मिसिंग है, आपको कैसे पता चला कि आप उस समय पे थे जब देश का इतिहास लिखा जा रहा था? आप समझिए दोस्तों जब तो कोई नहीं होगा, मुझे लगे इस जो अभी जो लोग हैं भले ही वो बुजुर्ग हो गए हों, लेकिन दोस्तों वो समय ही अलग था। जिन लोगों ने इतिहास लिखा उन लोगों ने उस चीज को फील किया, उस चीज को देखा, देखकर उन्होंने इतिहास लिखा है, जब जो जानकार थे इतिहास के। लेकिन अगर कोई मुंह उठाकर ये कह दे कि हमारे देश के इतिहास में बहुत सारी कमियां हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसको देश के इतिहास के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है सामने वाले को, लेकिन उसके बाद भी बोल रहा है कि भैया देश का इतिहास में काफी चीजें मिसिंग है। और यही कारण है जो नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहते हैं, वो बातों ही बातों में चुटकी ले जाते हैं दोनों की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला, बोले तोड़ेंगे कर्नाटक वाला रिकॉर्ड, एमपी में जीतेंगे 150 सीटें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक की बड़ी जीत के बाद राहुल गांधी ने एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पर भी ताल ठोक दी है। कल कमलनाथ के साथ मुलाकात कर राहुल गांधी ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतने वाले हैं और बीजेपी के भ्रष्टाचार जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में फैला हुआ उसको भी खत्म करेंगे। आपको बता दें कर्नाटक की जीत से काफी उत्साहित है कांग्रेस, और इस बार कांग्रेस की जो फुर्ती है वो भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जो कांग्रेस चुनाव के वक्त ही दिखाई देती थी, अब वो कांग्रेस 1 साल पहले से दिखाई देने लगती है। बीजेपी से भी ज्यादा अलर्ट हो गई है कांग्रेस। यही कारण है जो कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। अब राहुल गांधी का अगला मिशन मध्य प्रदेश हो गया। आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी में पहले ही कलह चल रही है, बीजेपी के कई नेता आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने साथ कमलनाथ के गुट के कई विधायक ले गए थे और बीजेपी के जो विधायक है उनमें आपस में बन नहीं रही है। बताया जा रहा है टिकट बंटवारे को लेकर इनमें अच्छी खासी झगड़ा भी होगा। दोस्तों जाहिर सी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो समर्थक आए हैं वो टिकट मांगेंगे, और बीजेपी मुझे लगता है कि एमपी में उन लोगों को अब टिकट नहीं देगी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे। इसके 2 रीजन है दोस्तों। पहला, कर्नाटक में जिन लोगों ने भी दल बदल किया था, यानी कि जिन लोगों ने कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी ज्वाइन की थी, बीजेपी ने उन सबको टिकट भी दिए, लेकिन उन लोगों की बहुत बुरी हार हुई। क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली थी, जनता को धोखा दिया था। जनता ने कांग्रेस के लिए वोट दिया था, लेकिन उन लोगों ने पैसे के बल पर बीजेपी में शामिल हो गए, और यही कारण है उन सबकी जमानत जब्त हो गई जिन जिन ने दल बदल किया था। इसीलिए बीजेपी ये रिस्क नहीं लेगी कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट दे, और अगर देती है दोस्तों तो कर्नाटक जैसा हाल मध्य प्रदेश में भी होने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली
बिग ब्रेकिंग की तरफ बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें दोस्तों, विपक्षी बैठक पर बन गई बात। 12 जुलाई को पटना में होगी बिहार में बैठक। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार तमाम विपक्ष को जोड़ने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार का सिर्फ एक ही मानना है कि विपक्ष को जोड़ने के बाद बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी लोकसभा चुनाव में। आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बचा नहीं है। लोकसभा चुनाव में लगभग 1 साल मानकर चलिए या उससे भी कम मानकर चलिए, 1 साल मानकर चलते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर दोस्तों लोकसभा चुनाव की सारी तैयारियां होंगी। ऐसे में अब की बार कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। नीतीश कुमार ने अपना प्लान तमाम विपक्षी पार्टियों को बता रखा है। हालांकि जहां तक मैं सोचता हूं दोस्तों के विपक्ष सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों कांग्रेस अपनी सीटें ज्यादा किसी को नहीं देगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने पास इतनी सीटें रखना चाहिए कि वो अपने अकेले दम पर सरकार बना पाए। हालांकि जितनी भी सीटें उस पर बंटवारा होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को बहुमत से ज्यादा की सीटें लेना चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि सब जानते हैं ऐसे तो अकेली कांग्रेस सत्ता में नहीं रह पाएगी अगर उसने विपक्ष को अपनी सीटें दी तो। और यही कारण है दोस्तों जो मैं इस बात पर बोल रहा हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि दल बदल के लिए बीजेपी क्या क्या करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपनी सोच समझकर चाल चलना होगी। हालांकि 2024 के लिए तमाम विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर किस वे में किस संदर्भ में जो यहाँ पर ये बैठक होगी और कैसे बात बनेगी वो एक अलग मैटर है। लेकिन सीटों का बंटवारा तो साफ दिख रहा है, कांग्रेस अपनी सीटें किसी को देती नहीं है, ज्यादातर हमने यही देखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, पहलवानों को पीटने पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार को इसका अंजाम भुगतना होगा, सरकार को देना पड़ेगा जवाब। आपको बताते चले दोस्तों, महिला पहलवानों को मारने के बाद सरकार निशाने पर आ गई है। सबसे बड़ी बात यह कि एक तरफ प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। आपको बताते चले इस विरोध के कारण बीजेपी को भारी सामना भी करना पड़ा है मुश्किलों का। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधर उद्घाटन कर रहे थे, लेकिन इधर उनकी फजीयत हो रही थी। जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस जिस तरीके से महिला पहलवानों को पीट रही थी या फिर उनको घसीट रही थी, वो मैटर सबने देखा और ये मैटर दोस्तों एक बड़ा मैटर बन गया था। प्रधानमंत्री को बड़ा झटका तो यहीं से लग गया था और अब इन्हीं चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं बहस भी शुरू हो गई है। आपको बताते चले दोस्तों, इससे पहले भी कई चीजें निकलकर सामने आई और हमने तो पहले भी कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता दोस्तों, हर एक उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर उस गैंग का हिस्सा बन गया। और आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं उस दिन के बाद से, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा सबको याद है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या सच में इस नारे का अमल करते हैं प्रधानमंत्री? नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी है दोस्तों तो महिलाएं ही हैं। और आपने देखा है कि किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, तो इस पर सवाल तो उठेगा ही और इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास है नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण मैं आपको लिख के दे दूं, बीजेपी के पास इस चीज का जवाब ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार दोस्तों लोकसभा चुनाव में वापसी नहीं कर पाएगी और इसका जीता जागता सबूत देखने को हमें मिल गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव ने खोला मोर्चा। बोले 10 नंबरी पार्टी है बीजेपी, बेईमानी से जीतकर चुनाव जीतती है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अखिलेश का कहना है कि चाहे कोई भी हो, बीजेपी सबसे बेईमानी और 10 नंबरीपन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ठग पार्टी है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने कहा कि जनता तक हम आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जनता सुने कि बीजेपी में क्या क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जितने भी वादे चुनाव के वक्त किए जाते हैं उसमें से एक भी वादा बीजेपी पूरा नहीं करती है। अखिलेश यहीं पर नहीं रुके, अखिलेश ने बीजेपी को याद दिलाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक असलियत है वो दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उसका असली फेस लोगों के सामने आ जाता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतते वक्त ये लोग क्या क्या वादे किए थे, रोड बनवा देंगे, गन्ने का भुगतान हो जाएगा,
छात्रों को फायदा मिलेगा, मतलब एक भी योजना पूरी नहीं की गई है। और इसीलिए अखिलेश बीजेपी के ऊपर हमलावर है। अखिलेश यादव ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। खास करके कर्नाटक की जीत के बाद अखिलेश ने कहा कि जनता ने जवाब दे दिया, वो 2024 में किसको चुनेगी। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस की बड़ी जीत ने वैसे भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। पहले हिमाचल, उसके बाद कर्नाटक ने अपना दूसरा राज्य कर्नाटक भी कांग्रेस ने छीन लिया। आपको बता दें कांग्रेस से, क्योंकि कर्नाटक छीना गया था। हिमाचल में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, कर्नाटक में उससे भी बड़ी जीत दर्ज की। ये बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी देखना आप, कुछ दिन बाद बीजेपी खरीद फरोख्त का जो सिस्टम है वो फिर से शुरू करेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में उतरी सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी। बोले गृह मंत्री अमित शाह दें इस देश को जवाब कि महिलाओं को क्यों पिटवा दिया। दरअसल दोस्तों, पहलवानों के समर्थन में उतरकर एनसीपी नेता शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सुले, उन्होंने अमित शाह को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा, ओलंपिक विजेताओं के साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार से मैं बहुत निराश हूं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह निंदनीय है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री प्रदर्शनकारियों को मारने की इजाजत दी थी केंद्र सरकार ने? आपको बताते चले, बेसिकली उनका कहना है कि फिलहाल क्या गृह मंत्रालय ने जो दिल्ली पुलिस है उसको महिलाओं को पीटने की इजाजत दी थी, और अगर हाँ या ना जो भी है तो सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। सवाल ये दोस्तों, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है इस देश में जो अभी चल रहा है हाल ही में, उससे तो आप वाकिफ ही हैं। ये तो बहुत छोटा ट्रेलर है, आपने तो इससे बड़े बड़े भी ट्रेलर देखे हैं। CNRC के वक्त क्या हुआ था ये सबने देखा। यही नहीं, किसान आंदोलन के वक्त किसानों को बदनाम करने के लिए खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं कौन कौन से नामों से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों अब वही नाम रेसलर को भी दिए जा रहा है। अब इनके हिसाब से ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी खालिस्तानी है। मतलब कोई भी मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि एक बार मोदी जी कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोग आलोचना करते हैं, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। जब लोग आप काम पर उंगलियां उठाते हैं, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन उस प्रधानमंत्री ने अपना रुख कैसे बदला? अब जो कोई भी प्रधानमंत्री सवाल पूछता है उसके साथ क्या होता है आपको पता ही है। हालांकि बीजेपी से कोई डरता नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों लोग बेचारे जो सवाल पूछते हैं उनके ऊपर लोकतंत्र का इस्तेमाल तो होता नहीं है लेकिन लोकतंत्र से इतर जाकर जो है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे बीवी श्रीनिवास। बोले इस बार 500 रैली भी कर ले मध्य प्रदेश में बीजेपी, तब भी सत्ता में नहीं आ पाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी फैला रखी है बीजेपी ने। आपको बताते चले दोस्तों, मामा शिवराज की सरकार बनी, लगभग 3 बार वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद दोस्तों शिवराज सिंह चौहान की जनता ने जब घोटाले देखे, खास करके वो जो पानी वाला निकला था, कंप्यूटर बाबा वाला निकला था, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की हार हो गई। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, 1.5 साल तक चली। उसके बाद बीजेपी ने चालसाजी कर कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। आपको बता दें, मामा शिवराज के ऊपर फिर से एक बार वही खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि विपक्ष हो या फिर जनता, दिखाई दे रहा है कि फिर से एक बार सरकार बदलने के मूड पर सवार है। क्योंकि इस सरकार के दोस्तों जो 5 साल हैं या 3.5 साल ले लीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। और इसीलिए यही कारण है जो मध्य प्रदेश में अब दोस्तों गेम चेंज हो सकता है, यानी कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर तंज। बोले ये है नया संसद। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने दो फोटो शेयर की हैं। एक में आपको बता दें, हमारे देश के सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री दोस्तों नेहरू दिखाई दे रहे हैं, हमारे देश के चाचा नेहरू। और दूसरे में दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहा है। इस 2 फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या अलग है। एक फोटो में तमाम विपक्ष बैठा है चाचा नेहरू के साथ, और दूसरे में दोस्तों सिर्फ मोदी जी पंडितों को लेकर आ गए हैं।
तो इससे ये समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र में दोस्तों देखिए पूजा पाठ के लिए अगर पंडितों को लाया जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पंडितों से विपक्ष का काम कराना चाहते हैं तो वो तो नहीं हो पाएगा। और इस तस्वीर में वही दिख रहा है, विपक्ष तो गायब है लेकिन पंडित ही पंडित दिखाई दे रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।